ओके, स्क्रीन शेयर की गई दिख रही है सबको? इज इट विजिबल टू यू? ओके, वेरी गुड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Okay. Again, I would like to tell you that here network is very unstable. So if my voice gets disrupted and I'll try to rejoin, but if the network is continue to disrupt, then we will postpone our lecture. Okay. So this is prior information I'm giving to you, but hopefully we hope that our lecture will be conducted. Okay. So today we are studying history. Okay. ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था हिस्ट्री का? ओके, सो व्हाट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर्स, आई थिंक वी हैव 2 लेक्चर्स कंप्लीटेड, राइट? दो हमारे लेक्चर हुए अभी तक हिस्ट्री के, राइट? तो उसमें हमने क्या क्या सीखा है? लेट्स क्विकली रिवाइज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टडीड द सिलेबस, राइट? व्हाट सिलेबस इज फॉर आवर मेंस. और मेंस के लिए हमारा जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री है, ठीक है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी, ये 3 जीएस पेपर 1 के लिए ये 3 सब्जेक्ट है. उसमें से हिस्ट्री एक है. और हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है? इंडियन कल्चर, ठीक है? इंडियन कल्चर में क्या है? एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री. ओके. दूसरा क्या पढ़ना है? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जो हम पढ़ रहे हैं. देन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, भारत का आजादी का जो स्ट्रगल रहा है वो. पोस्ट इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद का जो भी इवेंट्स हुए. और हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? ये मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं? बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है? आपके ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, ठीक है? बच्चे अक्सर ये गलती कर देते हैं कि यूपीएससी का जब स्टडी करते हैं तो सिलेबस बहुत ही क्या है, वास्ट लगता है हमको, क्योंकि बहुत ही एब्स्ट्रैक्टली यहाँ पे सिलेबस को दिया गया है. तो उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये हमको जानना बहुत जरूरी होता है. तो आपको सिलेबस कंटिन्यूसली आपको उस पर नजर रखनी है और सिलेबस को कंटिन्यूसली आपको रिवाइज करते रहना है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद में हमने पढ़ा था स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री. एंड आई आल्सो आस्क्ड यू क्वेश्चन ऑन दिस इन द प्रीवियस लेक्चर, राइट? मैंने आपको एक सवाल भी पूछा था. तो कौन से 3 स्टेजेस है? एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, राइट? तो एंशिएंट हिस्ट्री कहाँ से कहाँ तक? 6000 बीसी से लेकर 650 एडी तक, राइट? उसके बाद में 650 से लेकर 1700 तक का जो पीरियड है उसे बोलते हैं मिडिवल हिस्ट्री. और मॉडर्न हिस्ट्री का कहाँ से शुरू होती है? 1700. लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन क्या है कि दिस इज नॉट एग्जैक्टली करेक्ट क्रोनोलॉजी, ठीक है? जैसे मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था कि हिस्ट्री इज अ कंटिन्यूटी एंड नोबडी कैन क्लेम दैट दी ओनली दिस डेट इज राइट इन टर्म्स ऑफ द स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री. ओके, तो यहाँ पे कुछ लोग ये भी क्लेम करते हैं, कुछ हिस्टोरियंस ये भी क्लेम करते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री को हमें 1857 के बाद से हमें मॉडर्न हिस्ट्री एज ए कंसिडर करना चाहिए, ठीक है? लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि फ्रॉम 1700 से हमें मॉडर्न हिस्ट्री हम इसे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है? ओके, तो ये हमने पढ़ लिया. उसके बाद में हमारा जो पहला टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है, वो क्या है? एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया. यूरोपियंस भारत में आए, उसके बाद का हम भारत देखने वाले हैं. तो उसमें यूरोपियंस इंडिया में आने की शुरुआत कब से हुई और किस प्रकार से वो इंडिया में आए, वो हमने डिस्कस किया था. और उससे उसके बाद हमने एक बहुत बड़े सवाल को भी यहाँ पे एड्रेस किया था कि व्हाई यूरोपियंस रूल द वर्ल्ड, राइट? उसमें हमने पीरियड ऑफ रेनेसेंस को देखा, सोशल चेंजेस कैसे हुए यूरोप में, उससे क्या असर पड़ा, यूरोप की मॉडर्न थिंकिंग कैसे बढ़ी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तरफ उनका झुकाव किस प्रकार से बढ़ा, और उनको बाकी वर्ल्ड से एक सुपीरियर एज इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन टर्म्स ऑफ सुपीरियर मॉडर्न सोसाइटी कैसे हासिल हो पाया, ये हमने देखा,
ठीक है। उसके बाद में ट्रेड का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि ट्रेड इंडिया और यूरोप के बीच में किस प्रकार से होता था। तो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है आपके लिए कि व्हाट काइंड ऑफ कमोडिटीज वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू द यूरोप इन द एंशियंट टाइम, सॉरी, इन द मिडिवल टाइम। जब यूरोपियंस इंडिया और यूरोप के बीच में जो व्यापार होता था तो उसमें कौन से जो कमोडिटी इंडिया से यूरोप में एक्सपोर्ट होते थे? टेक्सटाइल, ओके, ब्लैक पेपर, और कुछ? स्पाइसेस, कॉटन, टेक्सटाइल, ब्लैक पेपर। दो ही लोगों ने आंसर दिया है, बाकी के लोगों को कुछ याद नहीं है या फिर आपको पता नहीं है? इट्स वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन से जो कमोडिटीज थे, जो हम सभी व्यापार के बारे में पढ़ रहे हैं ना, यूरोपियंस इंडिया में क्यों आए? व्यापार करने के लिए आए ना। तो ऐसी कौन सी चीजें थी व्यापार के लिए कि वो बहुमूल्य थी उनके लिए और जिनकी बहुत डिमांड थी यूरोप में? दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन। दो लोगों ने सिर्फ आंसर दिया है, बाकी के लोग डोंट यू रिमेंबर एनीथिंग? प्लीज ट्राई टू स्पीक अप। वुल, ओके ओके, सो लेट मी टेल यू। तो मेन कमोडिटीज क्या थी? सिल्क, फर्स्ट ऑफ ऑल सिल्क, इंडिगो। इंडिगो तो बाद में आया, इंडिगो वॉज नॉट मेन कमोडिटी। इंडिगो यहाँ पे यूरोपियंस लाए थे, स्पेशली ब्रिटिशर्स, और उन्होंने यहाँ पे उसका जो प्लांटेशन स्टार्ट किया था बेसिकली। तो जो मेन कमोडिटीज थी इंडिया की, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज्यादा फेमस थी, वो थी सिल्क। जो हमारा जो सिल्क, जिसे रेशम बोलते हैं मराठी में, सिल्क का जो कपड़ा रहता है, ठीक है, तो वो यहाँ पे इंडिया में जो मार्केट्स थी, जैसे ढाका, उस टाइम पे उसे ढाका बोला जाता था, देन मुर्शिदाबाद, कोलकाता, पटना, देन मुल्तान जो अभी पाकिस्तान में है, उसके बाद में जो हमारे साउथ इंडियंस की जो सिटीज है केरला में और तमिलनाडु में भी, जो हमारा सिल्क प्रोड्यूस होता था, सिल्क का जो कपड़ा था, वो बहुत ही डिमांड था, इन डिमांड था ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद में स्पाइसेस, ठीक है। सो आज भी इंडिया नंबर वन है प्रोड्यूसिंग स्पाइसेस में, ठीक है। इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस एंड द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस आज भी, ठीक है। तो उस टाइम पे भी इंडिया स्पाइसेस के लिए बहुत ही मशहूर था और इंडिया से बहुत सारे स्पाइसेस यूरोप में एक्सपोर्ट होते थे। उसमें थे, ब्लैक पेपर था उसमें, और बाकी के बहुत और भी थे बहुत, ठीक है। तो ये तो हुआ, लेकिन और भी थे, जैसे कैलिकोज, ठीक है। ये वर्ड आपको याद रखना है, कैलिकोज, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। कैलिकोज एक खास तरह का कपड़ा होता है जो व्हाइट बेसिकली होता है, व्हाइट सूती कपड़ा होता है वो, ठीक है। वो भी बहुत डिमांड में था यूरोप में, ठीक है। सो कैलिकोज, सिल्क, देन other स्पाइसेस, ओके। एंड उसके बाद में जो प्रीशियस स्टोन्स थे, ठीक है, इंडिया में जो रत्न बोला जाता है उनको, ठीक है, रूबी, डायमंड, देन अदर्स, जो अलग अलग जो प्रीशियस स्टोन होते हैं, ठीक है, जो अंगूठी में या किसी ज्वेलरी में उनको वहां पे डाला जाता है, तो वो भी इंडिया में प्रोड्यूस होते थे और ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट होते थे, ठीक है। Okay. So these are the main commodities that were very in demand in Europe in the medieval and modern time. ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया कि कौन सी कमोडिटीज इंडिया से यूरोप में एक्सपोर्ट होती थी, ठीक है। और इन्हीं कमोडिटीज के पीछे, इन्हीं कमोडिटीज का व्यापार करने के लिए, इन्हीं कमोडिटीज का प्रॉफिटेबल व्यापार करने के लिए यूरोपियंस इंडिया में आए, ठीक है। और उनको डायरेक्टली इंडिया में आने के लिए कौन से कारण, कौन सी परिस्थितियों के कारण वो डायरेक्टली इंडिया में आए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, राइट, वो हमने देखा
कि 1453 में किस प्रकार से फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ। उसके बाद में वास्को द गामा पहले बार कैसे इंडिया में आया, वो कालीकत में वो आया, वहां पे जैमोरिन ने उसका स्वागत किया। ठीक है। और एक और जो रीजन था यूरोपियंस जिसके लिए इंडिया में आए थे, वो था यूरोप में बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही थी उस टाइम पे। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब होती है तो लोगों के पास वेल्थ आती है। ठीक है, लोगों के पास पैसा आता है, और लोगों के पास जब पैसा आता है तो लोग ज्यादा डिमांड करते हैं, ज्यादा चीजें खरीदते हैं। ठीक है, तो ज्यादा डिमांड बढ़ती है, तो उसी डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई भी जरूरी है। तो उसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए यूरोपियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड व्यापार करने के लिए गए। ठीक है, और इसीलिए वो इंडिया में भी यूरोपियंस आए। देन हमने देखा कि जो रोड था, जो ट्रेडिशनल रूट था इंडिया से यूरोप तक जाने वाला, जो व्यापार रूट था, उसमें किस प्रकार से जो अरब लोगों का डोमिनेंस था। राइट, क्योंकि डायरेक्टली इंडिया से कमोडिटीज यूरोपियंस नहीं लेते थे। पहले अरब ट्रेडर्स आते थे, इंडिया से व्यापार माल खरीदते थे और यूरोपियंस को बेचते थे, फिर यूरोपियंस मार्केट में वो माल आगे जाता था। तो मिडिल ईस्टर्न जो अरब्स थे, मुस्लिम रूलर्स थे, मुस्लिम व्यापारी थे, दे वेर अ वेरी इंपॉर्टेंट, दे प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस ट्रेड। ओके, और इन्हीं को बाईपास करने के लिए यूरोपियंस ने नया रूट ढूंढा था। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। उसके बाद में जो पहले यूरोपियंस इंडिया में आए वो थे पोर्तुगीज। ठीक है, जो अभी पोर्तुगाल कंट्री है यूरोप में, वेस्ट यूरोप में। ठीक है, तो वो पोर्तुगीज नेशन था, पोर्तुगीज जो किंगडम था, उसके लोग इंडिया में फर्स्ट टाइम आए। ठीक है, सो पोर्तुगीज आर द फर्स्ट यूरोपियंस हु केम टू इंडिया डायरेक्टली बाय सी रूट। ठीक है, एंड हु वाज द फर्स्ट मैन हु केम टू इंडिया बाय सी रूट, वो था वास्को द गामा। ठीक है, वास्को द गामा आया था 1498 में। ठीक है, 1498 में वास्को द गामा आया। हमने देखा कि वहां पे वो यहाँ पे आया, वो यहाँ पे 3 साल तक रहा। ठीक है, 3 साल के बाद जब वो वापस गया तो उसने वो सारे जो उसका प्रॉफिट था उसे 200-300 गुना उस व्यापार से उसे प्रॉफिट हुआ, और बाकी के भी जो यूरोपियंस थे वो इंडिया में आने के लिए आकर्षित हुए। ठीक है, तो उसके बाद में हमने देखा था कि जो यूरोप का जो किंग था वो इंडिया में अपना डोमिनेंस जमाने के लिए उसने जो व्यापार शुरू हो रहा था इंडिया और यूरोप पुर्तगाल के बीच में, तो उसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए उसने एक गवर्नर को अपॉइंट किया। ठीक है, तो हु वाज द फर्स्ट गवर्नर? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, ही वाज द फर्स्ट गवर्नर अपॉइंटेड बाय पोर्चुगीज किंग। राइट, तो उसको पहले अपॉइंट किया गया था इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए, एज वेल एज उसको एक और जिम्मेदारी क्या दी गई थी कि उसको जो अरब्स थे उनका डोमिनेंस भी खत्म करना था इंडियन ओशन से। ठीक है, वो भी उसके ऊपर एक जिम्मेदारी दी गई थी। उसी के बाद में हमने देखा कि उसके बाद में कौन कौन सा गवर्नर अपॉइंट किया गया। द नेक्स्ट गवर्नर वाज अल्फांसो डी अल्बकर्क। ठीक है, एंड ही वाज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी as far as the Portuguese administration is concerned in India, because the Alfonso de Albuquerque is known as the real founder of Portuguese empire in India. ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था कि जो अल्बकर्क था, he was considered as the real founder of Portuguese power in the East. ठीक है, और उसने जो मेजर जो क्या उसने काम किए इंडिया में आके, तो उसने तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने ये किया कि इंडिया में पोर्तुगीज लोगों का जो डोमिनेंस है उसको बढ़ाया। ठीक है, उसने गोवा को कैप्चर किया सुल्तान ऑफ बीजापुर से इन 1510 में। ठीक है, गोवा को किससे कैप्चर किया? सुल्तान ऑफ बीजापुर से। तो बीजापुर में क्या था, वहां पे आदिल शाही थी। राइट, तो बीजापुर का जो आदिल शाह है उससे उसने गोवा को कैप्चर किया। देन एंड गोवा क्या था? गोवा वॉज द फर्स्ट बिट ऑफ इंडियन टेरिटरी टू बी अंडर द यूरोपियन सिंस द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद गोवा
इंडिया की फर्स्ट बिट ऑफ टेरिटरी है जो यूरोपियंस के कंट्रोल में चली गई। ठीक है, ओके। तो ये हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने देखा कि अ, उसी के दौर में यहाँ पे कुछ अच्छे काम भी क्या हुए कि जो नए नए एग्रीकल्चरल क्रॉप्स इंडिया में उसने इंट्रोड्यूस किए। ठीक है, कौन से क्रॉप्स इंट्रोड्यूस किए गए? न्यू क्रॉप्स लाइक एंड बेटर प्लांटेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, न्यू क्रॉप्स लाइक टोबैको, कैशनट एंड बेटर बेटर प्लांटेशन वैरायटीज ऑफ कोकोनट। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसके दौर में, अल्फांसो के अल्बकर के दौर में यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई इंडिया में। ठीक है, और जो पोर्चुगीज जो लोग यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए थे, उन्होंने क्या करना शुरू किया कि यहाँ की जो लोकल वुमेन्स थी, जो उन्होंने गोवा में एरिया कैप्चर किया, तो उन्होंने आसपास के गांव की जो वुमेन्स थी उनके साथ शादी करना शुरू किया। ठीक है, क्योंकि वो यहीं पे बसना चाहते थे और यहीं पे उनका एडमिनिस्ट्रेशन उनका रिजिड करना चाहते थे। ठीक है, तो और उनकी एक रिलीजियस पॉलिसीज भी थी, जैसे मैंने आपको बताया कि पोर्चुगीज वर वेरी वेरी ऑर्थोडॉक्स एंड कंजर्वेटिव क्रिश्चियंस। ठीक है, और वो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को फैलाना, ये भी उनका एक बहुत बड़ा मकसद था। तो जो यहाँ की लोकल वुमेन्स थी उनसे शादी करके उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते थे, ये भी हमने देखा। ओके, और उसके बाद में वी हैव स्टडीड द नेक्स्ट गवर्नर। ठीक है, और अल्बकर के बाद में हमने एक और व्यक्ति के बारे में पढ़ा, वो था नीनो दा कुन्हा। ठीक है, तो ये भी एक पोर्चुगीज गवर्नर था इंडिया में। ओके, एंड he was also a Portuguese governor in India from 1529 to 1538। ठीक है, और इसने एक इंपॉर्टेंट काम क्या किया? ही शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ पोर्चुगीज एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम कोचीन टू गोवा। ठीक है, कोचीन से लेकर उसने जो पोर्चुगीज लोगों का कैपिटल था एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको कोचीन से गोवा में शिफ्ट किया। ठीक है, और उसने दीव और दमन को भी यहाँ पे एक्वायर कर लिया। उसके बाद में यहाँ पे एक और जो मैंने इंसिडेंस आपको यहाँ पे बताया था नीनो दा कुन्हा के बारे में, कि जो गुजरात का उस टाइम पे रूलर था बहादुर शाह। ठीक है, तो बहादुर शाह का जो रूलर था, गुजरात का जो रूलर था बहादुर शाह, उसका और जो मुगल एम्पायर था हुमायूं, उन दोनों का झगड़ा था। ठीक है, तो मुगल एम्पायर हुमायूं गुजरात में आया था गुजरात को कैप्चर करने के लिए, और उस टाइम पे बहादुर शाह ने क्या किया? पोर्तुगीज लोगों की मदद ली, और उस टाइम पे नीनो दा कुन्हा वहां पे गवर्नर था। तो उसने क्या किया? नीनो दा कुन्हा ने मुगलों के खिलाफ यहाँ पे बहादुर शाह की हेल्प की, और उसके बदले में बहादुर शाह ने उसे दमन और दीव, ये जो बेसिस है, ये गुजरात में जो एरियाज है, वो पोर्चुगीज लोगों को दिए। ठीक है, एंड उसके बाद में लेकिन क्या हुआ कि जब हुमायूं गुजरात से चला जाता है, मुगल एम्पायर गुजरात से जब वापस चला जाता है, तब उसके बाद में जो वहां का जो रूलर है बहादुर शाह और पोर्चुगीज, उन दोनों के बीच में जो झगड़ा है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, तो पहले तो हुमायूं के खिलाफ ये दोनों एक साथ लड़े थे। ठीक है, लेकिन जब हुमायूं गुजरात से चला गया, तब बहादुर शाह और पोर्चुगीज इन दोनों के बीच में टसल चालू हुआ। ठीक है, और जो लोकल लोग थे वहां पे, उन्होंने पोर्चुगीज लोगों पे अटैक करना शुरू किया, और निगोशिएशंस के लिए एक दिन पोर्चुगीज लोगों ने यहाँ पे जो रूलर था बहादुर शाह, उसको क्या किया? इनवाइट किया पोर्तुगीज शिप पे कि आप यहाँ पे हमारे शिप पे आइए, हम यहाँ पे बातचीत करते हैं। ठीक है, लेकिन उसको बुला के शिप पे उसका मर्डर किया गया। ही वॉज किल्ड ऑन अ शिप इन 1537। ठीक है, सो डा कुन्हा ऑल्सो अटेम्प्टेड टू इंक्रीज पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस इन बंगाल बाय सेटलिंग मेनी पोर्चुगीज नेशनल। तो ये तो चल रहा था पूरा वेस्ट कोस्ट पे, लेकिन जो डा कुन्हा है, उसने जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है, ठीक है, जैसे बंगाल और आंध्र प्रदेश का जो एरिया है, वहां पे भी जो पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ाना चालू किया, और उसने बहुत सारे पोर्चुगीज नेशनल्स को वहां पे
बसाया था। ठीक है, सो यहां तक हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। तो आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट तो अब यहाँ पे पोर्तुगीज जब इंडिया में ये सब कर रहे थे, अपना एडमिनिस्ट्रेशन जब यहाँ पे बसा रहे थे, तो ये सक्सेसफुल क्यों हुए? ठीक है, यहाँ पे उन्होंने आए, लोकल रूलर्स को भी यहाँ पे हटाया, लोकल रूलर से गोवा को छीन लिया। ठीक है, गुजरात का जो रूलर था उसको भी मारा। तो और उन्होंने एक अपना डोमिनेंस यहाँ पे प्रस्तापित किया पूरे एरिया में। ठीक है, तो ये करने में पोर्तुगीज क्यों सक्सेसफुल हुए? तो उसके पीछे कुछ रीजंस है। ठीक है, क्योंकि जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स यहाँ पे इंडिया में जो चल रहा था, उसका बहुत बड़ा फायदा उठाया पोर्तुगीज ने। वो किस प्रकार से हम अभी देखेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या क्या जो फेवरेबल कंडीशंस पोर्तुगीज लोगों को क्या मिली, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो इन इंडिया एक्सेप्टिंग गुजरात, गुजरात को छोड़ के इंडिया का जो पूरा पावर टसल जो चल रहा था इंडिया में, ठीक है, तो इंडिया का जो इंडिया में तब का जो गुजरात का रूलर था महमूद बेगरा। ठीक है, फ्रॉम 1458 टू 1511। ठीक है, मतलब बहादुर शाह से पहले का जो रूलर था गुजरात का वो था महमूद बेगरा। तो ये जो रूलर था, इसके अलावा इंडिया में कोई भी पावरफुल रूलर ऐसा नहीं था कि जिसके पास एक पावरफुल नेवी हो। ठीक है, तो पोर्तुगीज लोगों के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज क्या था? द पोर्तुगीज पीपल हैविंग अ वेरी स्ट्रांग नेवी। ठीक है, उनके पास बहुत ही अच्छे क्वालिटी के जहाज थे, और इसीलिए वो जो पूरा कोस्टल एरिया था वो वहां पे अपना डोमिनेंस जमाने में कामयाब रहे थे। और ना कि उन्होंने इंडिया के कोस्टल वेस्ट कोस्ट पे अपना डोमिनेंस जमाया, बल्कि उन्होंने जो अरब ट्रेडर्स थे, जो ट्रेडिशनल अरब ट्रेडर्स थे, उनको भी यहाँ से खदेड़ दिया था। ठीक है, क्यों ऐसा कर पाए थे वो? बिकॉज दे हैव अ वेरी स्ट्रांग नेवल पावर। और यहाँ का कोई भी रूलर इंडिया का, एक्सेप्ट गुजरात का रूलर, ठीक है, कोई भी अदर रूलर वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग अ स्ट्रांग नेवी। ठीक है, तो इंडिया का जो इनर पार्ट है उसमें अलग टसल चल रही है, अलग पॉलिटिक्स चल रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो हम हिस्ट्री का पार्ट पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग दिस पार्ट ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पोर्चुगीज। ओके, तो जब पोर्चुगीज का यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, तो उसी टाइम पे जब पोर्चुगीज इंडिया में आए, उन्होंने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बसाना चालू किया, गोवा को कैप्चर किया, कोचीन को कैप्चर किया, तब इंडिया में भी अलग जो पॉलिटिक्स है वो चल अलग से चल रहा है। ठीक है, मुगल रूलर है। ठीक है, बाबर के बाद अकबर आया, हुमायूं आया, फिर अकबर। ठीक है, ये चल रहा है। और ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, इसकी वजह से यहाँ पे पोर्चुगीज लोगों को बहुत फायदा हुआ। ठीक है, और जो डेक्कन में जो सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल जो किंगडम था उस टाइम पे, वो था बहामनी किंगडम। ठीक है, और बहामनी किंगडम क्या हुआ था? ब्रेक हुआ था 3 पार्ट्स में। बहामनी किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। उसमें से एक गुजरात का जो रूलर था वो, उसके बाद में जो निजाम शाही और आदिल शाही। ठीक है, बीजापुर का निजाम, बीजापुर की आदिल शाही, और अहमदनगर की निजाम शाही। ये बहामनी किंगडम डिवाइड हो गया था 3 हिस्सों में। और इसका बहुत फायदा हुआ पोर्चुगीज को, क्योंकि उनको स्ट्रांग अपोजिशन फेस करना नहीं पड़ा था इंडिया में। ठीक है, और in India, excepting Gujarat, which was ruled by a powerful Mahmud Begra in 1458 to 1511, the northern part was much divided among many small powers. ठीक है, and in the Deccan, the Bahmani kingdom was breaking up into smaller kingdoms.
None of the power had a navy worth its name, nor did they think of developing their naval strength. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया का जो रूलर्स थे, किसी के पास भी पोर्तुगीज लोगों के लेवल की नेवी नहीं थी, और किसी ने सोचा भी नहीं कि ऐसी नेवी हमको बिल्ड करनी चाहिए. ठीक है, इन द फार ईस्ट दी The imperial decree of Chinese emperor limited to the navigational reach of Chinese ships. और इस पूरे एरिया में, एशिया में, अगर किसी के पास अच्छी नेवी थी वो थे चाइनीज एम्परर. ठीक है, लेकिन चाइनीज एम्परर लिमिटेड द नेविगेशनल रीच टू द चाइनीज शिप्स. तो चाइनीज जो एम्परर था वो चाइना के ही इलाके में उसका जो डोमिनेंस था वो बना रहा. ठीक है, मतलब इंडिया का जो आसपास का एरिया है वहां पे चैलेंज करने के लिए बेसिकली कोई भी नहीं था. एक ही जो ताकत थी जो उनको चैलेंज कर सकती थी वो थे अरब्स. As regards the Arab merchants and the ship owners who until then dominated the Indian Ocean trade, they had nothing to match the organization and unity of Portuguese. ठीक है, तो एक ही यहाँ पे जो पोर्चुगीज को यहाँ पे विरोध करने की जो पावर थी वो थी अरब के पास. ठीक है, जो अरब रूलर्स थे और अरब ट्रेडर्स थे उनके पास. लेकिन जिस प्रकार की यूनिटी थी पोर्तुगीज लोगों में, जिस प्रकार की जील थी व्यापार करने की, और उनने पावर भी उतनी एक्वायर कर ली थी, और सबसे बेहतर उनके जो शिप्स थे उन पे कैनन लगे थे. ठीक है, तो अगर आपने वो फेमस अगर मूवी देखी होगी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, ठीक है, हॉलीवुड की मूवी है, उसमें आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो शिप्स थी पुरानी, तो उनपे कैनन्स लगी होती थी, तोहफे लगी होती थी, राइट. और वो पूरा बैटल होता था पूरे समुद्र में, और जो एनिमी की शिप्स है उनको समुद्र में, बीच समुद्र में डुबाया जाता था कैनन फायर करके. तो इस प्रकार से जो पोर्चुगीज शिप्स थी उनके ऊपर अच्छी अच्छी क्वालिटी की कैनन्स लगी हुई थी. ठीक है, so these were the favorable conditions for Portuguese to establish their rule in India. Okay. Now, Portuguese administration in India. Now let us try to understand कि पोर्चुगीज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था इंडिया में. ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि हम अभी पोर्चुगीज के बारे में पढ़ रहे हैं, और उनका जो शॉर्ट में जो डिटेल है वही हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, मतलब पोर्चुगीज आए थे इंडिया में 1498 में, वो इंडिया से चले गए 1960 में जब गोवा को लिबरेट किया. 1947 के बाद में पोर्तुगीज इंडिया से गए. लेकिन हम पूरी डिटेल हिस्ट्री पोर्तुगीज की नहीं पढ़ेंगे, हम जो थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ेंगे. ठीक है, पोर्तुगीज की, और उसके बाद में ब्रिटिशर्स कैसे आए और ब्रिटिशर्स ने कैसे यहाँ पे डोमिनेट किया, उस पर्सपेक्टिव से हम ये हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो पोर्चुगीज एडमिनिस्ट्रेशन का कैसा था इंडिया में, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. सो many of the coastal parts of India had come under the Portuguese power within the 50 years of Vasco da Gama's arrival. ठीक है, तो 50 सालों के भीतर ही, जब वास्को द गामा पहली बार इंडिया में आया, उसके 50 सालों के भीतर ही जो इंडिया के मेन कोस्टल पोर्ट्स थे, ठीक है, उन सभी पर पोर्चुगीज लोगों का यहाँ पे डोमिनेंस बन गया. द पोर्चुगीज हैड ऑक्यूपाइड सम 60 माइल्स ऑफ कोस्ट अराउंड गोवा, और उन्होंने गोवा के अराउंड 60 माइल्स का जो एरिया है, कोस्टल एरिया है, उसको भी एक्वायर कर लिया. ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ मुंबई टू दमन एंड दीव to the approaches to Gujarat, they controlled a narrow tract with 4 important ports and hundreds of town and villages. ठीक है, सो गोवा से लेकर मुंबई तक, मुंबई से लेकर दमन से लेकर जो गुजरात का कोस्टल एरिया है, ये सारा कोस्टल एरिया, और जो मेजर पोर्ट्स थे, ठीक है, कोचीन हो गया, फिर बॉम्बे हो गया, उसके बाद में गोवा और दमन दीव, ये जो मेन पोर्ट्स थे, उसके अलावा जो कोस्टल एरिया के जो छोटे छोटे गांव थे, टाउन्स थे, वो भी पोर्चुगीज एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर यहाँ पे आ चुके थे.
In the south, they had under them a chain of seaports, fortresses, and trading posts like Mangalore, Kannanur, Cochin and Calicut. तो जो साउथ इंडिया में उनके पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे? मैंगलोर, ठीक है। अभी बैंगलोर आपको पता है, ठीक है। तो हमारा जो कर्नाटक स्टेट है उसमें मैंगलोर भी एक कोस्टल सिटी है, तो वो भी पोर्चुगीज लोगों के अंडर था। देन कन्ननौर, तो कन्ननौर जो अभी केरला का जो कन्नूर सिटी है, कोस्टल सिटी, वो भी पोर्चुगीज लोगों के अंडर था। देन कोचीन जो हमारी कोची सिटी है केरला की, उसके बाद में कालिकत जो केरला की जो कोझिकोड सिटी है अभी, जिसका नाम है अभी कोझिकोड है, तो वो भी यहाँ पे पोर्चुगीज लोगों के अंडर था। एंड though their power in Malabar was not consolidated, it was enough to ensure influence or control over the local rulers who held the spice growing land. ठीक है। सो यहाँ पे जो साउथ इंडिया का मतलब जो मालाबार कोस्ट जो है, उस कोस्ट पर इतना डोमिनेंस नहीं था उनका जैसा उनका नॉर्दर्न एरियाज में था। जैसे गोवा, मुंबई और जो गुजरात का कोस्ट था, वहां पे उनका जितना डोमिनेंस था उतना डोमिनेंस यहाँ पे साउथर्न एरिया पे नहीं था। लेकिन फिर भी इतना डोमिनेंस जरूर था कि वहां का जो पूरा ट्रेड है उसको कंट्रोल किया जाए। ठीक है। द पोर्चुगीज एस्टैब्लिश्ड फर्दर military posts and settlements on the east coast of Santhome in Chennai। और उन्होंने जो चेन्नई का जो सैंथोम कोस्ट है वहां पे भी उन्होंने अपनी पोस्ट एंड सेटलमेंट्स वहां पे स्थापन की। अब चेन्नई कहाँ पे है ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। चेन्नई है हमारा ईस्टर्न कोस्टल लाइन पे, इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है वहां पे। देन नागापट्टनम इन आंध्रा, ठीक है। तो नागापट्टनम आंध्रा की जो सिटी है कोस्टल सिटी, वहां पे भी उन्होंने अपनी सेटलमेंट्स बसाना चालू की। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कैसे पोर्चुगीज आए, उन्होंने इंडिया की जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन है पहले वहां पे डोमिनेंस बनाया। ठीक है। पहले वो कालीकत में आए, फिर कोचीन, फिर गोवा को कैप्चर किया, फिर गुजरात के रूलर से दमन दीव लिया, फिर मुंबई मुंबई का भी जो पोर्ट है उस पर भी उन्होंने कब्जा किया। और धीरे धीरे उन्होंने जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वहां पे भी अपनी सेटलमेंट्स वहां पे बसाना चालू कर दिया। ठीक है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 16th century, a wealthy settlement had grown at Hooghly in the West Bengal। और 16वीं शताब्दी के अंत तक पोर्तुगीज लोगों ने जो वेस्ट बंगाल की हुगली सिटी है वहां पे भी अपना इन्फ्लुएंस जमाना चालू किया और वहां पे भी अपनी सेटलमेंट्स उन्होंने बसाना चालू की। ठीक है। Now, the envoys and ambassadors were exchanged between Goa and many of the major kingdoms in India of that time. Treaties were signed between the Goa and Deccan Sultans in 1570, which were regularly renewed as long as their kingdoms lasted. The Portuguese always had a role to play in the successive battles for the balance of power between Vijayanagar and Deccan Sultans, between Deccanese and the Mughals, between the Mughals and the Marathas। ठीक है। तो यहाँ पे पोर्चुगीज लोगों ने बहुत ही शातिर तरीके से यहाँ पे जो उनकी पॉलिटिक्स है वो चली थी कि जो इंडिया का जो लोकल रूलर्स में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ठीक है। अब इंडिया में उस टाइम पे विजयनगर एम्पायर भी एग्जिस्ट करता था। ठीक है। और विजयनगर एम्पायर जो था, जो साउथ इंडिया में था, बेसिकली डेक्कन के एरिया में, वहां पे एक और एम्पायर था, वो था सुल्तान ऑफ डेक्कन। ठीक है। उनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो पोर्तुगीज क्या करते थे, किसी भी एक पार्टी को यहाँ पे अपने किसी भी एक पार्टी को अपना सपोर्ट देते थे। ठीक है। उनका यहाँ पे वो भी उनका भी यहाँ पे दबदबा बना रहे। ठीक है। इसी इसी तरह उन विजयनगर और डेक्कन सुल्तान के बीच में अपना यहाँ पे स्टेक बनाया था। उसी प्रकार से डेक्कन सुल्तान्स और मुगल
उनके बीच में भी उन्होंने किसी एक की साइड ली थी, ठीक है। उसके बाद में मुगल्स और मराठा, इन दोनों के बीच में जो भी वॉर चल रहा था, वहां पे भी उन्होंने अपना रोल वहां पे निभाया था। मतलब उन्होंने क्या किया कि जो लोकल यहाँ पे जो पॉलिटिक्स चल रहा है, उसको उन्होंने ध्यान से ऑब्जर्व किया, और किस राजा के तरफ जाकर उनका फायदा हो सकता है उन्होंने देखा, ठीक है। अभी मुगल और मराठा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो पोर्चुगीज क्या करते थे कि हमें किसकी साइड पे रहने में फायदा है वो देखते थे और उसको अपना सपोर्ट देते थे, ठीक है। अभी सपोर्ट मतलब क्या करते थे कि उनको उनकी आर्मी प्रोवाइड करते थे पोर्चुगीज अपनी, ठीक है। तो उनके पास अगर गन्स है, कुछ मॉडर्न वेपन्स है, तो वो उसको प्रोवाइड करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से वो क्या करते थे कि जो लोकल रूलर्स के बीच में यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इंडिया में, तो उसका उन्होंने फायदा अपने तरीके से अपने लिए यहाँ पे उठाया था। Increasingly, Portuguese, the first Europeans to came in India, were also the last to leave this land. It was 1961 before the government of India recaptured Goa, Daman and Diu from them. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये चीज आपको हमेशा से याद रखनी है कि पोर्चुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियंस हु केम टू इंडिया, ठीक है। पोर्चुगीज पहले यूरोपियंस थे जो इंडिया में आए, और वो लास्ट यूरोपियंस थे जो इंडिया से चले गए आफ्टर 1947। ब्रिटिशर्स को तो हमने भगाया था 1947 में, राइट। ब्रिटिशर्स का पूरा राज इंडिया से खत्म कब हुआ? 1947 में। लेकिन पोर्चुगीज गोवा और दमन दीव पोर्चुगीज के ही अंडर में चल रहा था 1961 तक। इट वाज 1961 जब इंडिया ने मिलिट्री एक्शन किया, अपनी आर्मी भेजी गोवा और दमन दीव में, और वहां से पोर्चुगीज लोगों ने वहां से बैक ऑफ किया और गोवा को रिकैप्चर किया। कब? इन द 1961, मतलब 1947 से 1961, मतलब लगभग 15 से 20 साल, ठीक है। तब तक आजादी के बाद 15, लगभग 15-20 साल तक यहाँ पे पोर्तुगीज इंडिया में रूल कर रहे थे, गोवा में और दमन दीव में। ओके। द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज वाइसरॉय। तो पोर्तुगीज एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से चलता था? तो पोर्चुगीज एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड था इंडिया में, उसे बोलते थे वाइसराय, ठीक है। हु सर्व फॉर 3 इयर्स। 3 साल के लिए एक वाइसराय को यहाँ पे नियुक्त किया जाता था पोर्चुगीज किंगडम की तरफ से। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो गवर्नर्स थे पहले के टाइम पे, जब नए नए पोर्चुगीज इंडिया में आए थे, तो गवर्नर्स को अपॉइंट किया जाता था। लेकिन बाद में जब उन्होंने अपना अच्छे से इस्टेब्लिश किया यहाँ पे, तो उन्होंने वाइसराय को यहाँ पे, वाइसराय नामक एक व्यक्ति को, सॉरी, वाइसराय नाम की पोस्ट थी, ठीक है। तो वाइसराय को अपॉइंट किया जाता था 3 सालों के लिए, एंड विथ हिज सेक्रेटरी एंड लेटर ईयर्स अ काउंसिल। और उसको एक सेक्रेटरी दिया जाता था, और उसके बाद उसको एक काउंसिल भी प्रोवाइड की जाती थी। काउंसिल मतलब कुछ लोगों का कमिटी उसको असिस्ट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में। नेक्स्ट इन इंपॉर्टेंस केम द वेडोर द फेजांडा फेजेंडा, रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू एंड डी कार्गोज। तो वाइसराय था, उसके पास में सबसे बड़ा पोस्ट थी वाइसराय की इंडिया में पोर्तुगीज टाइम पे। और उसके बाद में एक पोस्ट थी, उसका नाम था वेडोर द फाजेंडा, ठीक है। अभी ये वेडोर द फाजेंडा क्या है? ये एक पोर्तुगीज नाम है, पोर्तुगीज नाम की एक पोस्ट है। तो ये व्यक्ति क्या करता था? ये रेवेन्यूज और जो कार्गोज है, कार्गो मतलब जो शिप में से जो सामान आता है और जाता है, उसको देखने का काम कौन करता था? ये वेडोर द फाजेंडा नाम का व्यक्ति। एक्चुअली ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, इट इज अ पोस्ट, ठीक है। द फोर्ट्रेसेस फ्रॉम अफ्रीका टू चाइना वेर अंडर द कैप्टन्स असिस्टेड बाय द फैक्टर्स। और जो भी फोर्ट्रेसेस थे, जो भी उनके किले थे यहाँ पे, उनको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए कैप्टन्स थे, ठीक है। और उनको असिस्ट करते थे फैक्टर्स। ओके। तो ये जो डिटेल्स मैंने अभी आपको बताई, ये आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि अभी ये याद में नहीं रहेगी। अभी आपने बताया, हम सुनेंगे लेकिन बाद में भूल जाएंगे, कोई बात नहीं। दिस इज नॉट एज मच इम्पोर्टेंट एज इट वुड बी। ऐसा नहीं कि वो ऐसी डिटेल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको एग्जाम में पूछी जाएगी, ठीक है। लेकिन
हमको एक ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को समझना है, इसीलिए यहाँ पे मैं आपकी सारी ये सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ पोर्चुगीज। तो यहाँ पे हम अभी पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंट रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ पोर्चुगीज। तो ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रिलीजियस पॉलिसीज ही यहाँ पे पोर्चुगीज लोगों के जो डिक्लाइन था इंडिया में, उसको कारणीभूत वो एक कारण बना कि पोर्चुगीज लोगों की जो रिलीजियस पॉलिसीज थी, बहुत ही रेडिकल रिलीजियस पॉलिसीज थी इंडिया में। वो तो वो क्या थी, हम अभी पढ़ेंगे। Am I clearly audible to you? Everybody, please let me know. Is there any disturbance in my voice or anything? Okay. I hope you are clearly, I am clearly audible. Okay. Now, religious policies of Portuguese. तो मैंने जैसे आपको बताया कि पोर्चुगीज, मैंने जैसे पहले ही आपको ये एक्सप्लेन किया था कि पोर्चुगीज वर वेरी कंजर्वेटिव एंड वेरी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस, ठीक है। पोर्चुगीज क्या थे, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस थे, और दे वर वेरी हेटफुल टुवर्ड्स द मुस्लिम्स, ठीक है। और मुस्लिम्स को वो बहुत ज्यादा हेट करते थे। उसके बहुत सारे रीजंस है, ठीक है। उसमें से अगर दो इंपॉर्टेंट रीजन हम देखें, तो पहला तो रीजन है कि यूरोप में इटसेल्फ एक वॉर चल रही थी, ठीक है। उस टाइम पे लगभग 1200 1200 से लेकर 1500 1600 तक यूरोप में द वॉर ऑफ क्रूसेड जिसको बोलते हैं, जो हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में एक रिलीजियस वॉर चल रही थी, ठीक है। तो होली वॉर ऑफ रिलीजन। और जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टेंटिनोपल एक बाइजेंटाइन एम्पायर था, एक क्रिश्चियन एम्पायर था, उसको कैप्चर किया था मुस्लिम रूलर्स ने, एटोमन टर्क्स ने। और उसी की वजह से जो उस टाइम पे जो मुस्लिम्स और क्रिश्चियन के बीच में एक दरार पैदा हो गई थी, और इसी की वजह से इस्लाम जो है उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा फैल रहा था, और जो क्रिश्चियंस थे वो इससे बहुत ही डिस्टर्ब थे, ठीक है। और जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो पोर्तुगीज क्रिश्चियंस थे वो बहुत ही ज्यादा ऑर्थोडॉक्स और बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव थे, ठीक है। तो इसीलिए देयर पॉलिसीज वर वेरी हेटफुल एंड दे परसिक्यूटेड मेनी मुस्लिम्स इन इंडिया। और जो दूसरा रीजन क्या है, ये पहला रीजन तो ये हो गया कि एक होली वॉर उस टाइम पे चल रही थी, जो हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे, वॉर ऑफ क्रूसेड्स। तो ये तो एक रीजन था। दूसरा ये रीजन था कि अरब्स जो थे, ठीक है, वो पोर्तुगीज के सबसे बड़े दुश्मन थे, क्योंकि अरब यहाँ पे पोर्चुगीज लोगों को व्यापार करने के लिए विरोध कर रहे थे, क्योंकि पोर्चुगीज अरब को डायरेक्टली बाईपास करके इंडिया में आ रहे थे। और अरब लोगों का जो प्रॉफिटेबल यहाँ पे ट्रेड था, उसमें उन्होंने मुदाखलत और जो यहाँ पे इंटरफेरेंस करना चालू कर दिया था। वो इसीलिए अरब्स और पोर्चुगीज एक ट्रेडिशनल राइवल्स बन गए थे, और ऑब्वियसली अरब्स वर मुस्लिम्स एंड दैट्स व्हाई एक रिलीजियस एंगल भी वहां पे आ चुका था, ठीक है। और जब पोर्चुगीज इंडिया में आए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन व्यापार करना भी चालू किया, ठीक है। और रिलीजियस उन्होंने क्रिश्चियनिटी को फैलाने भी यहाँ पे चालू किया। तो ऐसा कहा जाता है कि जब पोर्चुगीज इंडिया में आए, तो उनके एक हाथ में पैसा था और एक हाथ में बाइबल, ठीक है। पैसा मतलब व्यापार करने के लिए, और दूसरे हाथ में बाइबल मतलब क्रिश्चियनिटी को फैलाना। मतलब यहाँ पे ये जो फ्रेज है इसीलिए इस्तेमाल की जाती है कि पोर्चुगीज इंडिया में आए और उन्होंने दो काम को तरजीह दी, इंपॉर्टेंस दी। एक तो व्यापार तो उनका करना ही था उनको,
लेकिन उसके साथ ही उन्होंने क्रिश्चियनिटी को इंडिया में फैलाने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, तो हम अभी डिटेल्स में पढ़ते हैं। द मूर्स वर द बिटर एनिमीज ऑफ पोर्चुगीज इन द नॉर्थ अफ्रीका, so were the Arabs. Arriving in the east, the Portuguese brought with them the same zeal to promote the Christianity and the wish to persecute all Muslims. और जैसे मैंने आपको बताया कि अरब्स तो यहाँ पे पोर्चुगीज लोगों के दुश्मन थे ही, लेकिन जो मूर्स थे, मूर्स कौन है? मूर्स एक अफ्रीकन मुस्लिम्स थे। ठीक है, मूर्स भी यहाँ पे एक अफ्रीकन मुस्लिम कम्युनिटी थी। जो अफ्रीकन जो कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, वहां पे उनका डोमिनेंस था। तो वहां पे भी वो पोर्चुगीज लोगों के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट था। तो इसीलिए मूर्स और अरब्स, इन दोनों बहुत ही बड़े दुश्मन थे पोर्चुगीज के, और वो दोनों ही मुस्लिम थे। और वो इंडिया में आए और वो जहाँ पे भी गए तो उन्होंने जिस झील के साथ, जिस पैशन के साथ यहाँ पे व्यापार करने की उनकी इच्छा थी, उसी झील के साथ, उसी पैशन के साथ उन्होंने क्रिश्चियनिटी को भी प्रमोट किया। और as they were very hateful towards the Muslims, they want to persecute all Muslims. ठीक है, क्योंकि उनके मुस्लिम्स के खिलाफ उनके बहुत ही नफरत थी उनमें, तो इसीलिए वो मुस्लिम्स के बड़े दुश्मन थे। ठीक है, intolerant towards the Muslims, the Portuguese were initially quite tolerant towards the Hindus. ठीक है, तो पहले तो जब वो इंडिया में आए तो वो सिर्फ मुस्लिम्स को परसिक्यूट कर रहे थे। परसिक्यूट इस शब्द का आप मतलब समझ रहे हैं ना? डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड परसिक्यूट? परसिक्यूट करना मतलब अत्याचार करना, ठीक है, मारना वगैरह वगैरह वगैरह। तो जब इंडिया में पोर्चुगीज आए, सो इनिशियली दे वर स्टार्टेड परसिक्यूटिंग मुस्लिम्स ओनली एंड दे वर वेरी क्वाइट टॉलरेंट टुवर्ड्स द हिंदूज। तो हिंदूज के अगेंस्ट तो वो बहुत टॉलरेंट थे, मतलब जिस प्रकार से वो मुस्लिम्स को परसिक्यूट कर रहे थे उस प्रकार से उन्होंने हिंदूज को पहले टॉलरेट परसिक्यूट नहीं किया, उनको बड़े ही अच्छे से उनको टॉलरेट किया। लेकिन बाद में, however, over the time after the introduction of and introduction of the acquisition of Goa, there was a change and Hindus were also persecuted. लेकिन जब उन्होंने गोवा को कैप्चर किया और वहां पे अपना दबदबा जमाया, तब उन्होंने उस एरिया के जो हिंदूज थे उनको भी परसिक्यूट किया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे डिटेल में दिया गया नहीं है, लेकिन बहुत ही दर्दनाक स्टोरीज है, बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग स्टोरीज है कि पोर्चुगीज लोगों ने किस प्रकार से हिंदूज और मुस्लिम्स को यहाँ पे परसिक्यूट किया आके। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल में दिया नहीं गया है, लेकिन आप कहीं पे भी इंटरनेट पे या फिर किसी भी और बुक में आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, but in spite of this intolerant behavior, the Jesuit made a good impression at the court of Akbar, mainly due to the Mughal emperor's interest in the questions of theology. अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि बावजूद इसके कि पोर्चुगीज ने इंडिया में आकर मुस्लिम्स को परसिक्यूट किया, लेकिन जो अकबर था उस टाइम पे, जो रूलर था, मुगल एम्परर था अकबर, वो जो जीसूट्स थे, अभी जीसूट्स इस शब्द का मतलब क्या है कि जो बहुत बड़े क्रिश्चियन धर्मगुरु होते हैं, ठीक है, उनको जीसूट बोला जाता है। ठीक है, जो जैसे है मंदिर में क्या होते हैं, मंदिर को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए पंडित होते हैं। ठीक है, और वो हिंदूज में क्या, उनका एक धार्मिक आधार पर उनकी एक बहुत बड़ी पहुंच होती है और उनकी बहुत बड़ी समझ होती है। ठीक है, वैसे ही मुस्लिम्स में क्या होते हैं, मौलानाज होते हैं। तो उसी प्रकार से क्रिश्चियनिटी में क्या है, जीसूट्स, मतलब जो उनका चर्च होता है, उसको चर्च को संभालने वाले जो प्रीस्ट होते हैं उनको बोला जाता है जीसूट्स। ठीक है, तो पोर्तुगीज लोगों ने मुस्लिम्स को यहाँ पे परसिक्यूट किया, बावजूद उसके मुगल एम्परर अकबर ने यहाँ पे मुगल एम्परर अकबर ने जो क्रिश्चियन के जो धर्मगुरुज थे उनको इनवाइट किया था अपने दरबार में। ठीक है, in spite of intolerant behavior, the Jesuits made a good impression at the court of Akbar, mainly due to Mughal emperor's interest in the question of theology.
अब जो अकबर था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी था, तो अकबर को बहुत इंटरेस्ट था बाकी के रिलीजन में, ठीक है। तो अकबर हिंदू और क्रिश्चियनिटी को स्टडी करना चाहता था, तो इसीलिए उसे पता था कि पोर्तुगीज ने यहाँ पे मुस्लिम्स को परसिक्यूट किया है, लेकिन फिर भी उसने जो पोर्तुगीज धर्मगुरु थे, ठीक है, जो प्रीस्ट कहा जाता है उनको, पोर्तुगीज प्रीस्ट को अपने कोर्ट में इनवाइट किया, अपने दरबार में इनवाइट किया, उनका अच्छे से स्वागत किया और उनसे क्रिश्चियनिटी के बारे में बहुत उसने डीपली स्टडी किया, ठीक है। In September 1579, Akbar forwarded a letter to the authorities of Goa requesting them to send two learned priests. The church authorities in Goa eagerly accepted the invitation, seeing it in a chance to convert the emperor to Christianity, and with him his court and the people. तो 1569 में, सॉरी 1579 में, इन दी 1579 अकबर ने क्या किया, एक लेटर फॉरवर्ड किया गोवा में जो चर्च की अथॉरिटीज थी उनको, और उनसे ये कहा गया कि आप आपके चर्च से दो जो आपके बहुत बड़े जो सीनियर प्रीस्ट थे, जो धर्मगुरु है, उनको हमारे दरबार में भेजिए, ठीक है। तो किस लिए? क्योंकि अकबर स्टडी करना चाहता था क्रिश्चियनिटी को और वो बाइबल को समझना चाहता था, इसलिए। तो यहाँ पे जब ये लेटर पोर्तुगीज प्रीस्ट को मिला, पोर्तुगीज धर्मगुरुओं को ये लेटर मिला, तो वो बहुत एक्साइटेड हुए। तो उन्होंने वो इनविटेशन एक्सेप्ट किया और उन्हें ऐसा लगा कि यही चांस है, यही अच्छा मौका है कि अकबर को हम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने इसको एक चांस के रूप में देखा टू कन्वर्ट द एम्पायर इनटू क्रिश्चियनिटी, और उसके साथ में जो अकबर का दरबार है उसको भी वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते थे। नाउ जीसूट फादर्स रोडोल्फो एक्वाविया एंड एंटोनियो मॉन्सेटिरेट were selected for this purpose. You don't have to remember this name, ठीक है। तो यहाँ से गोवा के चर्च से दो प्रीस्ट अकबर के दरबार में भेजे गए। वो कौन थे? रोडेल्फो एक्वाफिया एंड एंटोनियो मॉन्सेरेट, ठीक है। तो ये दो नाम आपको याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कहीं भी आपको नहीं पूछा जाएगा। तो इन दो प्रीस्ट को सिलेक्ट किया गया इस पर्पस के लिए, एंड व्हेन दे रीच्ड फतेहपुर सिकरी on February 28, 1580, they were received with honor. ओके, तो जब इन दो प्रीस्ट, ये दो प्रीस्ट थे, ये जो अकबर के दरबार में जब वो पहुंचे तो उनको अकबर ने बहुत ही अच्छे से स्वागत किया, ठीक है। और कब वो कौन से साल में वो फतेहपुर सिकरी पहुंचे? फतेहपुर सिकरी वाज द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर एट दैट टाइम, ठीक है। तो दिल्ली से अकबर ने क्या किया था कि जो कैपिटल है मुगल एम्पायर का, उसने फतेहपुर सिकरी में शिफ्ट किया था। तो फतेहपुर सिकरी जब ये दो प्रीस्ट पहुंचे तो उनका अकबर ने बहुत अच्छे से स्वागत किया। 1580 में दो वो पहुंचे वहां पे, और वहां पे 3 साल रहे अकबर के दरबार में। वो दो प्रीस्ट थे, वो 3 साल तक रहे। Belaying the Christian faith, the second mission called by Akbar in 1590 was ended in the similar note. So, belaying the hopes of Portuguese to entertain of Akbar's conversion to the Christian faith. तो यहाँ पे वो 3 साल तक रहे, 1580 से लेकर 1583 तक। वो दो प्रीस्ट थे जो अकबर ने इनवाइट किए थे, वो वहां पे 3 साल तक दरबार में रहे, ठीक है। लेकिन वो अकबर को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाए, और उसके बाद में फिर से 1590 में, 1590 में फिर से एक बार अकबर ने क्या किया, और प्रीस्ट को बुलाया, और दो प्रीस्ट को बुलाया, और वो भी 1590 में वापस चले गए। उसके बाद में एक और बार, एट थर्ड टाइम, इनवाइटेड बाय अकबर, द प्रीस्ट अराइव्ड इन 1595, ठीक है, and continued as a sort of permanent institution, thereby extending the influence on the secular politics. तो तीसरी बार जब प्रीस्ट को इनवाइट किया गया अकबर ने, तो
वहां पे अकबर ने क्या किया कि उनकी पॉलिसीज जो थी उनको एक्सेप्ट किया और लाहौर में उन्होंने अपना एक चर्च भी खोलने की इजाजत दी पोर्चुगीज जो प्रिस्ट थे उनको, ठीक है। सो फादर जेरिमोस जेवियर एंड इमैनुअल पेनिरो वेर द लीडर्स ऑफ द मिशन एंड देयर लेटर from the court become very widely known for the information they provided on the latter part of Akbar's region. Okay. प्रिंस सलीम, अब अकबर के बाद में उसका बेटा जब आया प्रिंस सलीम, जिसे जहांगीर के नाम से हम जानते हैं, तो ही उसने क्या किया कि उसने जो अपने फादर की जो पॉलिसी चल रही थी, उसके फादर ने क्या किया था कि क्रिश्चियन जो मिशनरीज थे, क्रिश्चियन जो प्रीस्ट थे, उनको दरबार में अपने रखा था, उनको जगह दी थी, ठीक है। बावजूद इसके कि क्रिश्चियंस ने, पोर्तुगीज लोगों ने बहुत ही अत्याचार किए थे मुस्लिम्स पे। तो जब जहांगीर गद्दी पे आया, जहांगीर ने जब गद्दी संभाली, तो उसने क्या किया कि उसने अपने फादर की ये जो लेगेसी थी उसको बंद किया, और उसने क्या किया, अपने जो मुस्लिम आवाम थी, अपनी जो मुस्लिम लोग थे, उनको इम्प्रेस करने के लिए ये जो क्रिश्चियन प्रीस्ट थे उनको निग्लेक्ट करना चालू कर दिया, ठीक है। ग्रेजुअली हाउएवर दिस टेम्पररी estrangement from the Jesuit ended, and in 1606 he renewed his favors to them. The elegant and spacious church at Lahore was allowed to retain by them along with the collegium or the priest's residence. तो यहाँ पे जहांगीर ने जो अकबर के टाइम पे प्रीस्ट ने जो क्रिश्चियनिटी के जो धर्मगुरुज थे, उन्होंने लाहौर में जो चर्च बनाया था, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो खत्म कर दिया था जहांगीर ने। लेकिन कुछ सालों बाद जहांगीर ने क्या किया कि थोड़ी सी नरमी बरती और उनको वो जो चर्च है उसको रिन्यू करने की परमिशन दी और उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके हाथ में दे दिया। Jahangir's conduct was such that the Jesuit priests became hopeful of bringing him within the Christian fold. However, these hopes were ended. Moreover, arrogant action on the part of Portuguese viceroys created a rift with the Mughal emperor. अभी अकबर को तो वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाए थे, लेकिन जहांगीर ने भी कुछ नरमियां दिखाई थी क्रिश्चियनिटी के तरफ, ठीक है। उनका चर्च था, उसको रिन्यू करने की परमिशन दी वगैरह वगैरह। तो तब भी जो क्रिश्चियन प्रीस्ट थे उन्होंने ऐसा सोचा कि अब अकबर फादर को तो हम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं कर सके, लेकिन बेटे को कर सकते हैं, ऐसा उनको लगा। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं हो पाया। एंड एट द एंड जो उनकी रिलीजियस पॉलिसीज थी, ठीक है, कि मुस्लिम्स को परसिक्यूट करने की, उनकी वजह से कभी भी वो जो मुस्लिम एम्पायर थे उनको इम्प्रेस करने में कभी भी कामयाब नहीं हो सके पूरी तरह से, ठीक है। और उसके बाद में जो पोर्चुगीज व्यापार कर रहे थे वहां पे भी वो बहुत सारा घपला कर रहे थे, वहां पे भी बहुत करप्शन कर रहे थे, ठीक है। पोर्चुगीज लोगों ने क्या किया था कि लोकल रूलर से, मुगल एम्पायर से थोड़ी सी परमिशन लेके वो व्यापार अपना चला रहे थे, लेकिन उसमें भी वो क्या करने लगे, करप्शन करने लगे, और इसी वजह से और दरारें पैदा हो गई पोर्चुगीज और मुगल एम्पायर के बीच में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, हमने 2 पॉइंट सीखे आज के लेक्चर में। तो पहला पॉइंट तो हमने ये सीखा कि पोर्चुगीज इंडिया में आकर उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन बसाने में कामयाब क्यों रहे, क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस टू द पोर्चुगीज लोगों को फेवरेबल कंडीशंस क्या हासिल हुई इंडिया में। जैसे मैंने बताया कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स था वो उनको एक विरोध करने के लिए एक नेवी किसी के पास नहीं थी इंडिया में, ठीक है। ये और पावरफुल रूलर्स नहीं थे साउथ इंडिया में कोई भी, और नॉर्थ इंडिया में छोटे छोटे किंगडम्स थे, और जो बड़ा किंगडम था उसने पोर्चुगीज लोगों को इग्नोर किया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद में हम देखा कि पोर्चुगीज एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से था, उनका जो वॉइसराय था, उसके बाद में जो बाकी के जो जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी वो भी हमने देखी। उसके बाद में हमने सबसे इंपॉर्टेंट आज के लेक्चर में कौन सा पॉइंट पढ़ा, रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ पोर्चुगीज। मैंने आपको बताया कि पोर्चुगीज लोगों की रिलीजियस पॉलिसीज किस प्रकार से थी।
they were very hateful and they persecuted many Muslims, as well as they also persecuted Hindus in their administrative areas. ठीक है, और उसके बाद में अकबर का मैंने इंसिडेंस बताया कि अकबर को क्रिश्चियनिटी की स्टडी करनी थी, उसके क्रिश्चियनिटी के बारे में क्यूरियोसिटी थी, तो उसने डिस्पाइट द फैक्ट दैट दी पोर्चुगीज परसिक्यूटेड मुस्लिम, उसने फिर भी पोर्चुगीज प्रीस्ट को अपने दरबार में बुलाया, उनको रिस्पेक्ट दी, और जो पोर्चुगीज प्रीस्ट थे, जो पोर्चुगीज धर्मगुरु थे, उनको ऐसा लगा कि हम उसको अकबर को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर आया, उसको भी उन्होंने कन्वर्ट करने की कोशिश की क्रिश्चियनिटी में, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। और आखिर में जो लास्ट पॉइंट मैंने जो आपको बताया कि जो पोर्चुगीज करप्शन भी कर रहे थे बहुत सारा व्यापार में, और इसी वजह से मुगल और पोर्चुगीज के बीच में एक दरार पैदा हो गई। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। सो डू यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? Okay, so if you don't have any doubt, you can leave this lecture. Goodbye everybody, good night. अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा सवाल पूछना है, अगर आपकी कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव दिस लेक्चर। थैंक यू एवरीबडी, गुड बाय, गुड नाइट। थैंक यू। प्लीज लीव दिस लेक्चर।